Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. In this video, we are going to discuss and analyze the OPSC Mains 2022 GS1 paper as well as your GS2 paper. So starting with the GS1 paper. So first of all, we are going to analyze the paper in general. Then we will be discussing the various themes that were asked in the paper. Then we will be doing a comparative analysis of your the real exam as well as the questions which were there in the apti plus mains test series, as well as the most probable questions which were highlighted in the video, and the most probable questions which were highlighted in your OPSC mains book. So starting with the general analysis of the paper first. So the paper was definitely on the tougher side, and it must have been given a bit of shock to the aspirants because the questions were not in sync with the syllabus. तो अगर हमने जैसे ही पेपर खोला होगा एंड हमने देखा होगा क्वेश्चंस को, एक रफ ग्लांस दिया होगा, तो एकदम से धक्का लगा होगा एस्पिरेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो सिलेबस से नहीं थे और वो GS1 के सिलेबस से रिलेटेड नहीं थे. So what the paper setter has done, he has taken a liberty while setting the questions, because you see in general studies a particular theme can be related to other themes as well. So if a question is appearing in GS1, by hook or crook you can relate it with GS2, GS3 and GS4 as well. ठीक है. So the watertight separation वो possible नहीं होता है in your civil services exam. So the paper setter ने उसकी पूरी liberty ली है. Now coming to the general analysis of the paper, definitely it was on the tougher side. Syllabus के साथ sync नहीं थे questions. Then you can say the questions were a mix of your GS papers, GS 1 to 4. तो कुछ पोर्शन 1 का उठा लिया, कुछ 2 का उठा लिया, कुछ 3 का, कुछ 4 का. ओडिशा से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले. ठीक है. सो इट वाज expected that there would be a tilt towards Odisha questions because it dominated the syllabus. Okay. And as the civil services examinations are known, be it your OPSC, be it your UPSC, so the paper was unpredictable. But the good thing is it was very manageable. ठीक है. तो जैसे ही आपने एक बार पेपर देखा होगा, तो आपने सोचा होगा कि ये तो सिलेबस से बाहर है, तो एक धक्का लगा होगा. बट विद इन अ मिनट इफ यू आर अ सिंसियर एस्पिरेंट, ठीक है, जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बोला था कि स्टे काम, डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, डोंट गेट ओवर एंशियस. तो वही है. अगर आप काम रहे होंगे और आपने फिर कामनेस के साथ पेपर को देखा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस दे वर इजीली मैनेजेबल. दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर टोटली आउट ऑफ द सिलेबस थे और हमने नहीं पढ़ा. ठीक है. तो उनको छोड़ के हर एक क्वेश्चन आपको एप्टी प्लस की जो हमने मेंस टेस्ट सीरीज है, ये मेंस टेस्ट सीरीज की बुकलेट है, या फिर जो MPQ है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, उसी में से आए हैं. तो वो हम अब डिस्कस करेंगे. सो लेट्स क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट. So the first question, it related to the theme that India is a diverse multicultural country, as well as a society. So similar questions were there n number of times in your test series also. हमने ओडिशा पे भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, इंडिया पे भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा था. अब कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स कहेंगे सर इसका जो सेकंड पार्ट है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अदर सोसाइटीज ऑफ एशिया एंड यूरोप. यहाँ पर आपको सी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जनरल स्टडीज, यू आर राइटिंग अ जनरल स्टडीज एग्जाम. तो आपका माइंड इतना ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है उसकी आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन हो. यहाँ पर आपको कोई डीप स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं चाहिए था. जनरल ओवरव्यू ऑफ द सोसाइटीज ऑफ एशिया एंड यूरोप, दैट वुड हैव डन द जॉब फॉर यू. ठीक है. आप कंट्रीज पिक कर सकते हैं और वहां कंपैरिजन कर सकते हैं. एन नंबर ऑफ कंट्रीज रहती हैं करंट अफेयर्स में, तो आप कुछ को उठाओ एशिया में से, इंडिया के साथ उसको कंपेयर करो. सिमिलरली कुछ को उठाओ यूरोप में से और इंडिया के साथ कंपेयर करो.
सो दिस वाज अ इजीली मैनेजेबल क्वेश्चन। ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, इसको मैं आउट ऑफ द सिलेबस भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो सच क्वेश्चंस आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन द ओडिशा फेमिन ऑफ 1866। एप्टी प्लस से कंपैरिजन हम बाद में लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में करेंगे, अभी हम सिर्फ थीम्स डिस्कस कर लेते हैं। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि इट विल बी ऑन द यूपीएससी लाइंस, पर थोड़ा सा ओपीएससी ने चेंज किया है। उन्होंने सेक्शन वाइज को छोड़कर ग्रुप वाइज किया है एक तो स्ट्रक्चर। देन दे हैव गिवन 5 क्वेश्चंस विच आर ऑफ 20 मार्कर, which have to be answered in 300 words। और ग्रुप बी में ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस, जो कि 15 मार्कर हैं एंड दे आर ऑफ 250 वर्ड्स। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो थोड़ा सा लेंदी लग सकता है स्टूडेंट्स को पेपर। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन है स्लम इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे। सो अगेन अ रिपीटेड थीम ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को टच किया है जो कि आपके अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। तो अर्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये रिपीटेड थीम है। ठीक है, तो उसका एक एक पर्टिकुलर पोर्शन, तो यहाँ पर अगर आपने एग्जांपल्स दिए होंगे तो यू विल गेट मोर मार्क्स। ठीक है, तो आप इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल्स उठा सकते थे। आप स्टेट में उड़ीसा का अगर आपको पता है कि कोई केस स्टडी जो स्लम से रिलेटेड है, यू कैन मेंशन दैट। आप मुंबई को मेंशन कर सकते थे। सो you had to mention the examples here. Then a repeated theme, sustainable development goals, and ये पेपर में देखा गया even in GS1 and GS2 both papers that same theme को बार बार repeat किया गया। दिस डजंट हैपन इन यूपीएससी। ठीक है, अगर आपने एक थीम उठा लिया है, क्वेश्चन पूछ लिया, तो उस पर दोबारा क्वेश्चन नहीं आता है। एक पेपर छोड़ो, उसको उस थीम से रिलेटेड बाकी पेपर्स में भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट यहाँ पर हमने 1 में भी देख रहे हैं, 2 में भी देखा कि सेम थीम को बार बार सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बट वहां पर एक ये पॉइंट हो जाता है कि हम ज्यादा कंटेंट कहाँ से लेकर आए। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको, जो हमने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, कि यू डोंट हैव टू रिपीट द कंटेंट। तो अगर आपने इस पेपर में या GS2 में रिपीट किया कंटेंट, सो यू कैन गेट लेसर मार्क्स। ठीक है, तो वी शुड हैव यूनिक कंटेंट फॉर ईच एंड एवरी आंसर। सो क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, do you think sustainable SDG targets are achievable first? If yes, how we are going to achieve? If not, what are the obstacles? तो easy question है, repeated theme है, मैनेजेबल है, बट वही स्ट्रक्चरिंग मैटर करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, आउटलाइन द सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क पूछ लिया है। ठीक है, तो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आप ओडिशा का एग्जाम लिख रहे हो तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड। बट इसको पेपर 1 के ज्योग्राफी के उसमें पूछना, दैट वाज समथिंग दैट शॉक मी, यू कैन से, बिकॉज ये GS3 का ज्यादा पड़ता है। नेशनल पार्क अंडर एनवायरमेंट सेक्शन, ज्योग्राफी के अंडर इन्होंने पूछ लिया। एंड ये पूरे पेपर में देखा भी गया है कि ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चंस है ही नहीं। ठीक है, तो वो एक बैलेंस होता है जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में, कि डिफरेंट पोर्शंस, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच में एक बैलेंस बनाते हैं कमीशंस, वो मिसिंग है इस वाले पेपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अब हम ग्रुप बी की बात करें। सो यहाँ पर पूछ लिया है कि महात्मा गांधी का जो इन्फ्लुएंस है पब्लिक लाइफ ऑफ इंडिया पे, वो क्या है। सो इसको आप GS4 का एक क्वेश्चन भी मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ा ओपन माइंडेड ओपन क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन इन द सेंस, अब एग्जामिनर आपको इन जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या रहा है पब्लिक लाइफ में कंटेम्पररी टाइम्स में, या गांधीयन फेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों एस्पेक्ट्स आ सकते हैं कि प्रायर टू गांधी जी एंड आफ्टर कमिंग अराइवल ऑफ गांधी जी कैसे हमारा नेशनल मूवमेंट चेंज हुआ, कैसे पब्लिक लाइफ डिस्कोर्स चेंज हुआ, उस पे भी हम बात कर सकते हैं। साथ में कंटेम्पररी टाइम्स में पब्लिक लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, आ रहे हैं बिकॉज ऑफ गांधी जी, तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो बोथ आर वेलकम, क्योंकि ये एक ओपन क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन नहीं। Now, question number 7 says, now this is a direct question on revolutionary terrorism, extremism के ऊपर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कुछ लोग
कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट के बारे में लिख दिया। पर जो बेसिक थीम है, जब ये आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग पढ़ोगे तो उससे आपको समझ आएगा उस इसका टिल्ट रेवोल्यूशनरी टेररिज्म पे ज्यादा है, तो वहां पर फोकस हमारा ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन जगबंधु एंड राजगुरु, ठीक है, तो ये एज ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम आप ये एक्सपेक्ट करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसको मैं कहूंगा आउट ऑफ द सिलेबस, क्योंकि अब इसका एक जो फर्स्ट पार्ट है, हाउ वुड यूनियन ऑफ स्टेट्स बी डिफरेंट फ्रॉम अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ये तो एक सिंपल, आपने जब स्टार्ट किया होगा सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रिपरेशन, तभी फर्स्ट क्लास में पॉलिटी की ये समझाया जाता है। बट जो इसका बी है, एंड द फर्स्ट वन इज ऑल्सो वेरी इजी, जहां पर आप आर्टिकल 1 एक्सेट्रा की बात करोगे, तो दैट आई वुड से इज अ सीटर पार्ट, तो 7.5 to 10 मार्क्स का तो आपको आता है। बट जो सेकंड पार्ट है, कंट्रास्ट द causes एंड consequences ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर थ्रू विच द यूनियन वाज फॉर्म्ड इनटू द कॉन्फेडरेसी, ये वाला पार्ट में इसको आउट ऑफ द सिलेबस बोलूं। एंड जिन स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, अगर आता था तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो यहाँ पर हमने बीट अराउंड द बुश नहीं करना था, इसको आप छोड़ सकते थे। मे बी कमीशन, अगर किसी ने प्रेशर डाला फ्यूचर में इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दे, ठीक है। बट मैं वही है, जैसा मैं पहले क्लासेस में बोलता आया हूँ, कि ऐसे क्वेश्चंस को अगर नहीं हमको पता है तो हमने जनरलाइज कंटेंट नहीं लिखना है। ये एक जनरलाइज कंटेंट वाला सेकंड पार्ट क्वेश्चन नहीं है कि आप कुछ भी इसमें जनरल लिख के अबाउट द अमेरिकन वो आप, नो। अगर आपको आता है, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, आप यूपीएससी का भी प्रेप कर रहे हैं, तो दिस इज अ इजी क्वेश्चन। if you are preparing for UPSC and you have been preparing the world history portion, तो ये आप इजीली मैनेज कर सकते हो। बट अगर नहीं आता देन यू हैव टू ड्रॉप दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड मूव अहेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, simple question on secularism, repeated theme, so it was seen that in the paper जो थीम्स अभी कंटेम्परेरी टाइम्स में चल रही हैं उनको छोड़ के ये ओपीएससी ने, जो मतलब पहले, अब हम उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है, वो एक तरीके से इनकॉर्पोरेट हो गई हैं, हम उनको स्टैटिक मानते हैं, वो थीम्स रिपीट की, राइट। सो सेकुलरिज्म पूछा है, अगेन सेकुलरिज्म थ्रू द एजेस, सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। नाउ 11th क्वेश्चन, अगेन आई वुड से इट इज आउट ऑफ द सिलेबस, अब पता नहीं क्यों वर्ल्ड हिस्ट्री को टच किया है बार बार एग्जाम पेपर सेटर ने। सो इट इज अ क्वेश्चन ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड अगेन आई वुड से कि जनरलाइज्ड पॉइंट्स वॉन्ट वर्क हियर, सो इफ यू डू नॉट नो, सो यू कैन लीव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, सो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस विद एविडेंस भी लिया, तो ये मैंने आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में भी बताया था कि ओडिशा कैसे सुपर साइक्लोन से आज तक, जो अब प्रेजेंट हमारा नेचुरल डिजास्टर्स हम देख रहे हैं उड़ीसा में, कैसे सक्सेसफुली उनको मैनेज कर पा रहे हैं। सो एक हमने एवोल्यूशन देखा है कि, तो आपने यहाँ पे ओडिशा का एविडेंस लेके ये शो करना था कि हाउ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज एवरीबॉडीज बिजनेस, ठीक है, कैसे सारे स्टेक होल्डर्स ने मिल के काम किया है, दैट एवरीथिंग डिफरेंट सेंटर स्टेट stakeholders of the cities and the particular people of Odisha, how they have come together and they have been able to सक्सेसफुली मैनेज एंड रिड्यूस द कैजुअलिटीज, इकोनॉमिक कॉस्ट एक्सेट्रा, तो वो आपने शो करना था। अगेन ये मैंने आपको बता दिया था, इस पर क्वेश्चन आएगा, बट ये यहाँ पे आएगा GS1 में, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो वही है, लिबर्टी लिया, इसको ज्योग्राफी में उन्होंने सोच लिया है। देन अगेन SDG के 5 पीस पूछे हुए हैं, सो टोटली इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीटर क्वेश्चन, जिसमें आप पीपल, प्रोस्पेरिटी, प्लेसेस एक्सेट्रा की बात करोगे तो उस पर क्वेश्चन। 14th, now this is on precision agriculture, so ये अगेन मैं ये कहूंगा, ये ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर इन्होंने मान लिया, उसके अंडर इन्होंने पूछ लिया है। सो ये एक, अगर आपको आता है व्हाट इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर, आप मेंशन कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है वैसे तो, अगर आप प्रेप कर रहे हो अच्छे से तो ये आपको आता होगा। अब इसमें भी बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनरलाइज्ड कंटेंट लिखने लग जाते हैं, तो वो अवॉइड करना। क्वेश्चन नंबर 15, एजिंग पॉपुलेशन, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि
एक पर्टिकुलर डिसएडवांटेज ग्रुप को उठाएगा आपका कमीशन, चाहे वो यंग डेमोग्राफी हो, चाहे आपका ओल्ड पॉपुलेशन हो, चाहे मार्जिनलाइज्ड हो, चाहे वुमेन हो। तो वही किया है, दिस वाज एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पर जियो इन्फॉर्मेटिक्स को लेके आ गए हैं, तो ये इसको मैं GS3 में पूछता। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, GPS, GIS, ये भी आपके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की जो बुकलेट है OPSC उसमें भी मेंशन था। लास्टली और क्लाइमेट रिजाइलियंस, सो ये भी एक एक्सपेक्टेड था। क्लाइमेट चेंज की बहुत बातें चल रही हैं, ओडिशा से रिलेटेड हमने बात की थी, तो ये दिस वाज आल्सो एन एक्सपेक्टेड थिंग। नाउ इफ वी लुक एट द कंपैरेटिव एनालिसिस विद एप्टी प्लस नाउ, सो आउट ऑफ द 17, दो तो हमके वर्ल्ड हिस्ट्री के हो गए, तो आउट ऑफ दोस 15 क्वेश्चंस यू कैन 15 थीम्स, यू कैन सोर्स अराउंड 12-13 थीम्स टू योर एप्टी प्लस। सिर्फ तीन चीजें, मैं बाकी तो बोल भी नहीं रहा हूँ। एप्टी प्लस का जो हमने MPQ का वीडियो निकाला था, OP जो आपकी टेस्ट सीरीज रही है जिसमें आपके 16 टेस्ट थे, एंड और आपकी जो OPSC मेंस बुक है एप्टी प्लस का, जिसमें आपके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस दिए गए थे सब्जेक्ट वाइज, तो उसी से सोर्स किया गया। तो आप देखोगे, एंड दीज आर डायरेक्ट रिलेशन, ऐसा नहीं है जैसे बाकी इंस्टीट्यूट्स करते हैं कि एक वुमेन वर्ड था तो वुमेन वर्ड हमारे क्वेश्चन में भी है तो मैच कर दिया। नो, सो यू अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ के देखोगे, सो इफ यू हैड रेड, तो मैं अब जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, जैसे ही अगर आपने सिर्फ मेंस की टेस्ट सीरीज का जो हमारा एक्सप्लेनेशन वाला बुकलेट होता है वो पढ़ा होगा, मेंस का बुक पढ़ा होगा, तो यू कुड हैव इजीली अटेम्प्टेड 13 क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंटेंट ओनली। सो अगर हम देखेंगे, सो द मल्टीकल्चरल सोसाइटी, इट वाज MPQ में भी मैंने इसको मेंशन किया था, देन इन योर टेस्ट नंबर 6, ठीक है, both the theme was repeated twice, ठीक है। Then Odisha famine of 1866, again it was a most probable question that was mentioned in your Odisha OPSC book. Slum inclusive development, इसको मैंने MPQ भी मेंशन किया था कि इंडिया कैसे सिंगापुर और ब्राजील के जो अर्बनाइजेशन का एक्सपीरियंस है उससे लर्न कर सकता है, ताकि जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोड है उसको इजीली मैनेज किया जा सके। So that was this was in your MPQ video. फिर similar question was in test number 3 also, because in the budget, this year's budget, तो inclusive and sustainable urban growth पे काफी बात हुई थी, काफी measures लेके आए थे, so this was an expected question. Then as attainment of SDGs, यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट मेंशन किए हैं, ये आपको हर जगह, मतलब हमने बहुत सारे टेस्ट में इसको रिपीट किया इस पर्टिकुलर थिंग को। Then significance of Mahatma Gandhi. So this was also I mentioned in your MPQ also कि see when I am saying MPQ, I am not saying कि ये मैंने GS1 के लिए ही बोला था। अब पेपर सेटर ने सारे पेपर्स को मिक्स कर दिया, तो GS4 के टाइम पे मैंने बोला था, एंड दिस वाज अ क्वेश्चन इन द टेस्ट सीरीज आल्सो, कि हाउ कैन द प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी शेप आवर कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव्स। इसके अलावा जैसे मैं बता रहा था, तो गांधीयन फेस का हमारी नेशनल मूवमेंट पे क्या इम्पैक्ट था। इंडिविजुअल वॉइसेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे जो हमारी टेस्ट सीरीज का है, OPSC मेंस बुक में हमने मेंशन किया है, तो आपको ना क्वेश्चन से आप रिलेट कर पाओगे कि सेम थीम है, सेम कंटेंट जाना था इस वाले क्वेश्चन में। देन राजगुरु एंड जगबंधु, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस मेंशन थे हमारी मेंस की बुकलेट में भी, और हमारी क्या कहते हैं, जब मैं डिस्कस कर रहा था आपका मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, वहां भी मैंने मेंशन किया था कि ओडिशा स्पेसिफिक एक क्वेश्चन पक्का। देन फेडरेशन से रिलेटेड, अब यहाँ पर जो एग्जामिनर ने किया है, जो हमारा वो जो क्वेश्चन जिसको मैं आउट ऑफ द सिलेबस बोल रहा हूँ, तो उसने एक लिबर्टी ली है कि कंपैरिजन वाला, GS2 में भी आपने देखा होगा सिलेबस में मेंशन है, तो उसकी लिबर्टी ली है। तो हमने इंडिया जर्मनी पूछा था, ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन। Then secularism, direct question. It was in your test number 13. Then aging population of India, इस पर भी हमने डायरेक्ट क्वेश्चन बोला था, ठीक है। क्लाइमेट रिसाइलियंस, इस पर दो बार क्वेश्चंस आए हैं आपके ओडिशा से ही रिलेटेड, हमने इस पे क्वेश्चन भेजा था कि कैसे क्लाइमेट रेजिलियंस ओडिशा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एंड वही द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड व्हाट मेजर्स कैन बी अंडरटेकन फॉर दिस क्लाइमेट रिजाइलियंस, सो इस पे भी क्वेश्चन था।
देन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, दैट इज योर जीपीएस जीआईएस, इस पे हमने क्वेश्चन डाला था आपकी ओपीएससी मेंस की बुक में। डीआरआर पे जैसे मैंने बताया था, तो इस पे रिपीटेड क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने यहाँ दो मेंशन किए हैं, टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 14। सो 13 क्वेश्चंस दैट आर डायरेक्ट। ठीक है, अब दो क्वेश्चंस वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं, वो मैंने छोड़ दिए हैं। एंड द रिमेनिंग वन वाज ऑन योर नेशनल पार्क, प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, सो दीज वर आल्सो इजीली मैनेजेबल। तो अगर हम कहें कि एक सीरियस स्टूडेंट जिसने अच्छे से तैयारी की, सिर्फ अपने जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है उनको रेफर किया है, बार बार रिवाइज किया है, ही विल डू वंडर्स इन दिस पेपर। ठीक है, तो वो एक होता है ना, एक जब अचानक से कुछ नया सामने आता है, तो वही रहा होगा सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ। अब वहां पे क्या है, कुछ प्रेशर में आ गए होंगे कुछ एस्पिरेंट्स, तो वो एक ट्रबल है। मैंने और ये पहले ही बोला था, आप सिविल सर्विस का एग्जाम लिख रहे हो, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो अब ये रिमेनिंग, अब यहाँ से लर्निंग लेके, हम GS1 से लर्निंग लेके, कुछ स्टूडेंट्स ने GS2 में इम्प्लीमेंट किया होगा, वो काम रहे होंगे, उनको ये रहा होगा कि टेस्ट सीरीज में पैटर्न अलग था, नो डाउट, क्योंकि हमने यूपीएससी को फॉलो किया था। अब GS2 में वो काम रहे होंगे, अब वो फर्दर उनको ये रहेगा कि 3 में कुछ और पैटर्न भी डाल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरिंग GS1 और 2 की भी डिफरेंट है, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो दैट नाउ द स्टूडेंट्स विल रिमेन थोड़ा अलर्ट एंड दे विल बी प्रिपेयर। बट GS1 में 1 मिनट 2 मिनट हाँ धक्का लग सकता है, पर उसके बाद कामनेस, दैट वाज इम्पोर्टेंट। पेपर वाज इजीली मैनेजेबल एक्सेप्ट दोस टू क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं जहां पर शॉकिंग, वेरी डिफिकल्ट, टफ, ये सब बोला गया है। ठीक है, पेपर मैनेजेबल था एंड आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे। ओनली थिंग वॉज, और वो मैं बार बार रिपीट भी करता आया हूँ, कामनेस एंड टाइम मैनेजमेंट। बस ये है कि अब यहाँ पर आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा कि 20 मार्कर है, 15 मार्कर है, तो जो मैंने फंडा बोला था कि 10 मार्कर को हमने 10 अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट्स में करना है, 15 मार्कर को 10, वो आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स दोबारा ट्वीक करना पड़ा होगा, वो भी आधे मिनट का काम था। ठीक है, सो मूविंग टू पेपर 2 नाउ। नाउ दिस वाज अ वेरी इजी पेपर। इजी पेपर था, बट अगेन पता नहीं पेपर सेटर ने क्या किया, जैसे सोशल जस्टिस, उसके 3 सिमिलर क्वेश्चन डाल दिए। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। कंसेप्चुअल स्टैटिक इसलिए बोल रहा हूँ, सी, अब जो क्वेश्चंस पूछे हैं एग्जामिनर ने, फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू सोशल जस्टिस, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ओवरऑल एक थीम पकड़ लिया कि सोशल जस्टिस है, उसी पे क्वेश्चंस बना रहे हैं। नो डाउट कंटेंट जो जाएगा वो कंटेम्पररी करंट स्पेसिफिक जाएगा उसके अंदर, बट जो थीम ली है दैट इज कंसेप्चुअल, दैट इज स्टैटिक। नाउ इट वाज अ वेरी लेंथी पेपर, क्योंकि हर क्वेश्चन का भी सब पार्ट निकाल लिया था। अब वही है कि एक साइकिक रहता है कि अ, हर क्वेश्चन को ना एक स्टूडेंट डिफरेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट समझ के अटेम्प्ट करता है। अब वो डिस्कस करेंगे कैसे, बट अगेन द पेपर वाज मैनेजेबल। बट यही है, द लर्निंग हियर इज कंटेंट हमारे पास है। ठीक है, तो ये सभी स्टूडेंट्स को एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मेरी प्रेपरेशन में कोई कमी नहीं। प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। अब जैसे क्रिकेट के टाइम पे होता है, मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, मेरी प्रेपरेशन अच्छी है, अब क्या बॉलर आएगा, क्या बॉल डालेगा, ठीक है, वो तो मैच पे डिपेंड करेगा ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है। मैंने तो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, अब ये तो नहीं है कि मतलब मैं आंख बंद करके, मैंने तो 100% तैयारी की, आंख बंद करके मैं बैट घुमाऊंगा तो वो छक्का या फोर ही जाएगा। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वहां पे मुझे अकॉर्डिंग टू द मेरिट खेलना पड़ेगा, बॉल की, ठीक है, कंडीशंस की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सिमिलर थिंग आपको बस ध्यान रखना है कि अपनी ये सेटिस्फेक्शन, ये कॉन्फिडेंस लेके चलना है कि मेरी तैयारी पूरी है, राइट। बट एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन डालेगा, किस फॉर्मेट में डालेगा, क्या स्ट्रक्चर आएगा, उसके लिए अब हमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। सो मूविंग अहेड, सो इफ यू लुक एट द क्वेश्चंस, वेरी इजी क्वेश्चंस, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन पढ़ते ही एकदम फील आई होगी जो वेल प्रिपेयर्ड हैं कि ये तो मुझे आता है। क्वेश्चन ऑन अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस।
ठीक है, तो ये एक चैलेंज रहा होगा कि पहले क्वेश्चन कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी पूछ रहा है, अब वही डायमेंशंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर गुड गवर्नेंस पूछ रहा है, तो ओवरलैपिंग नेचर ऑफ द क्वेश्चन, इंट्रा क्वेश्चन इंटर क्वेश्चन ऑल्सो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अब जैसे सेकंड देखो, सरकारी या क्वेश्चन कमीशन, बैकग्राउंड पूछ लिया, उसके बाद उसकी रिकमेंडेशंस पूछ ली। ठीक है, तो वो एक चैलेंज है। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा कि ऐसा होता है कि 2A पढ़ लिया, 2B पढ़ा ही नहीं, तो रिकमेंडेशंस भी 2A में लिख दी कुछ, ऐसा हो जाता है। सिमिलरली 1A में जब अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट कर रहे हैं डिफाइन, तो वो डायमेंशंस भी मेंशन कर दी होंगी, फिर उसको काटा, दोबारा लिखा। तो इससे अच्छा आपने एक बार देख लिया है कि क्वेश्चंस के जो सब पार्ट्स हैं दे आर इंटर रिलेटेड टू द मेन थीम, तो एक बार उन सबको पढ़ो एंड तभी अटेम्प्ट करो, सो दैट इज द लर्निंग है। तो अगेन अ वेरी इजी थीम। तो सरकारी या कमीशन अकाउंटेबिलिटी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, स्टैटिक, जिसने आपकी गवर्नेंस पढ़ा है ढंग से, ठीक है, उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ दिस इज नॉट इन द न्यूज, तो हमने ये डाला भी नहीं टेस्ट सीरीज में, ये हमने पिछली बार की टेस्ट सीरीज में इस पे क्वेश्चंस डाले थे आर्टिकल 35 पे। ठीक है, तो हमारे लिए एक आउटडेटेड टॉपिक था। ठीक है, सो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस पे दोबारा क्वेश्चन आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बार मैंने डिस्कस किया, जो हमारी स्पेशल क्लास भी हुई थी इंटरस्टेट रिलेशन को, मैंने उसमें भी मेंशन किया था कि बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पर तो हम, यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है ओडिशा एंड इट्स नेबरिंग रिलेशंस, बट ये पूछेंगे आपसे, इसको इंडिया स्पेसिफिक कर देंगे, एंड वही किया है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए ये मैंने बहुत वहां पे एम्फसाइज करके बोला था। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, एंड आपकी जो आपके पास नोट्स होंगे जो हमने प्रोवाइड किए थे, दैट 15 अराउंड 20-40 पेजेस का जो बुकलेट था आपका, तो उसमें ये मैंने बहुत ही डिटेल में ये चीज मेंशन की हुई है कि वी हैव टू प्रिपेयर दिस थॉरोली। सो दैट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 दोनों इंटर रिलेटेड हैं, तो उस पर क्वेश्चन पूछ लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नाउ दिस इज द थीम दैट मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगा कि एग्जामिनर एक ही पेपर सेटर है, ठीक है, या मल्टीपल पेपर सेटर्स हैं और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि एक ही थीम को बार बार रिपीट करना डिफरेंट लैंग्वेज में, वो मुझे समझ नहीं आया। सो फिफ्थ ए, प्रोविजंस ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सोशल जस्टिस क्या होता है, उसके डायमेंशंस क्या है। तो उसके बाद एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी है बट यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर करने में टाइम लगेगा क्वेश्चन को। वाई? क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट वो नहीं है। अब आपने अगर सोशल जस्टिस पढ़ा है, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स में इसका आराम, सोशल जस्टिस के ऊपर 1-2 पेज दिया होता है, बस उसी पे क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमें पिक करना पड़ेगा डिफरेंट, एंड यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, तो हम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, राइट फ्रॉम द प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, उस तरीके से हम मूव करेंगे। अब किसी ने अगर रैंडमली लिख दिया तो उसको कम मार्क्स मिलेंगे, और किसी ने लॉजिकल मैनर में लिखा है तो उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। Then law is a catalyst to reach the ladder for ladder of social justice। अब इसको हमने जस्टिफाई करना है, तो पहले में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लिया, यहाँ पे अब वो एक्ट्स एक्सेट्रा के बारे में रिलेट कर रहे हैं सोशल जस्टिस को। ठीक है, तो हमने यही दिखाना था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो हम एक्ट्स लेके आते हैं, या कुछ मिसिंग हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, उनको लेने के लिए, क्योंकि ब्रॉडर फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है, अब उसको कैसे फिलअप करना है डिटेल्स को, दैट एक्ट्स प्रोवाइड। implementation हुआ, then penalties etc, you had to touch those dimensions। then question number 6, now this legitimacy of institutions, ये एक and popular support are key for good governance, ये GS4 में। ठीक है, GS4 का ही क्वेश्चन है, GS2 में भी गुड गवर्नेंस आता है, तो ये दोनों में ये ओवरलैप है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब 6 and 7 इंटर रिलेटेड अगेन, की फीचर्स, salient features of good governance, डायरेक्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द प्री कंडीशंस फॉर गुड गवर्नेंस? ठीक है, तो अब इन क्वेश्चन में इजी क्वेश्चंस हैं, बट स्ट्रक्चर कैसे करना है, क्या एग्जांपल्स देंगे? अगेन आई एम रिपीटिंग, एग्जांपल्स आर अ मस्ट इन दीज क्वेश्चंस। अब विदाउट एग्जांपल्स वो जनरलाइज स्टेटमेंट्स हो जाएंगी, यू वोंट गेट गुड मार्क्स। अगर एग्जांपल्स डालें तो, स्ट्रक्चर अच्छा किया है तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब फर्स्ट GS1 में भी फेडरेशन पे क्वेश्चन, इसमें भी इश्यूज इन इंडियन फेडरलिज्म, सो रिपीटेड थीम्स हैं जो मतलब बार बार होता है।
एग्जामिनेशन में स्टैटिक थीम्स है, रिपीटेड, ऑफन रिपीटेड थीम्स। क्वेश्चन नंबर 9, रोल ऑफ गवर्नेंस। तो गवर्नर हमारा पिछले 2-3 साल से न्यूज में चल ही रहे हैं गवर्नर्स, तो उस पे क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर एक स्पेसिफिक टास्क पूछा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू पैसेज ऑफ द बिल्स। तो यहाँ पर एग्जांपल्स मस्ट हैं, जैसे कि आपने टेस्ट सीरीज में भी देखा होगा, हमने मेंशन किए थे एग्जांपल्स, तो वही आपको एग्जांपल्स यहाँ ड्रॉप करने। देन क्वेश्चन नंबर 10 was expected data privacy and cyber security, but was expected in your GS3। अब रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पूछ लिया, फिर वहां पे पूछ लिया इंडिया में क्या फ्रेमवर्क है। तो क्वेश्चंस, इंट्रा क्वेश्चंस आर आल्सो इंटर रिलेटेड, मतलब दोनों का ओवरलैपिंग कंटेंट हो सकता है, बट आपने ये इंश्योर करना है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कि सेम कंटेंट नहीं लिखना है, यू वोंट गेट मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11, इट वाज ऑन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। यहाँ पे आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात कर सकते हो, प्रेशर ग्रुप्स की बात कर सकते हो, ठीक है। तो एंड सेकंड थीम वाज कि जो हमारा जैसे हमने देखा है कैसे हमारा जो कोएलिशन पॉलिटिक्स इवॉल्व हुआ है ओवर द टाइम एंड डेमोक्रेसी, उनका क्या लिंकेज है। सो दिस वाज द थीम हियर। क्वेश्चन नंबर 12, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड मैकेनिज्म्स। ये भी मैंने आपको जब हम डिस्कस कर रहे थे इंटरेस्ट ओडिशा एंड नेबरिंग स्टेट्स, तभी बोल दिया था कि बी प्रिपेयर्ड कि ओडिशा स्पेसिफिक भी आ सकता है क्वेश्चन, और इंडिया एट द नेशनल लेवल क्या पिक्चर है उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो दोनों पूछ लेंगे एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 13, तो वो अगर आप 20-30 पेजेस का अपने बुकलेट पढ़ा होगा, तो ये 3 क्वेश्चन, 13, 12 एंड जो इससे पहले वाला था क्वेश्चन नंबर 4, दीज वर लाइक सीटर्स, ठीक है, एकदम से अटेम्प्ट कर सकते हो आप, एंड दैट इज ऑलमोस्ट 20 एंड 50 मार्क्स का पेपर है आपका। क्वेश्चन नंबर 14, अगेन व्हाट इज सोशल जस्टिस। यहाँ पे भी आप लिखोगे व्हाट इज सोशल जस्टिस, एंड क्वेश्चन नंबर 8 के ए में भी आप लिखोगे व्हाट इज सोशल जस्टिस। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी डेफिनेशन को ट्वीक करना पड़ेगा, राइट। And then it is also asking what is the status of women in Indian society first। अब बी को पढ़ो, लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो सेम क्वेश्चन को एग्जामिनर ने दो तरीके से पूछ लिए। अब यहां पर क्या है, जब हम स्टेटस ऑफ वुमेन लिखते हैं इन इंडियन सोसाइटी, तो हमने ओवरऑल लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिफरेंट थीम्स टच कर सकते हो कि इकोनॉमिक क्या है, पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, एंड यू हैव टू ऐड द स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपको एक जगह पे इसका इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ये जो हमने डिफरेंट क्वेश्चंस देखे होंगे आपने टेस्ट सीरीज में, कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स, वहां से भी डाटा उठाना है। फिर वहां पे हमने सेक्सुअल हरासमेंट का एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, वहां पर हमने वुमेन इन इकोनॉमी रिलेटेड स्टेट्स डाल लेते, स्टैटिस्टिक्स डाल लेते, वो भी आपने मेंशन करने हैं। तो वो सारा जो प्रेजेंट स्टेटस है इन जनरल, वो आपका आएगा 14A में, और 14B में लीगल स्टेटस है, राइट। 15, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ सोशल जस्टिस ग्रांटेड इन इंडिया। नाउ 15A एंड 8A, बट यहां पर अब आप देखोगे 15A बोल रहा है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एंड 8A बोल रहा है एग्जामिन द प्रोविजंस। तो यहां पर थोड़ा वर्ड्स का डिफरेंस है। वहां तो आपको सिर्फ मेंशन करने हैं, यहाँ आपको एग्जामिन भी करने हैं कि वो सिर्फ जनरल फ्रेमवर्क दे रहे हैं, उनका क्या इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस है, ठीक है, क्या वो वेग हैं, क्या वो ओवरलैपिंग है, ठीक है, क्या वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो वो सब आप यहाँ पे मेंशन करोगे एक एनालिसिस टाइप। 15A, उसमें वहां कोई एनालिसिस नहीं होगा। सो दिस इज वेयर दीज वर्ड्स what discuss examine these matter। now b है 15B, then you have to mention the initiatives, तो ये भी एक repeated theme है। 16th was on democratic decentralization। so डायरेक्ट क्वेश्चन 70, इसमें आपसे 73rd भी पूछ लिया, 74th भी पूछ लिया। लास्टली फ्री बी, ठीक है। तो फ्री भी अभी न्यूज में नहीं है, मतलब चलता रहता है, पर डोमिनेंट न्यूज में वो पिछले, अगर हमें कह रहा होता कि मैं पिछला मेंस लिख रहा हूँ ओडिशा का, तो वहां पे मैं वो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता था, क्योंकि वो तब न्यूज में बहुत था। इस वाले मेंस में दैट इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, बट मे बी कि अब इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इसलिए पूछ लिया
ठीक है। सो अगेन ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं था, इट वाज अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन द सेंस कि ये न्यूज में रहा है। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट नहीं। सो दिस वाज द ओवरऑल पेपर, योर पेपर 2। नाउ अगर हम बात करें कंपैरिजन विद एप्टी प्लस, सो अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस के मल्टीपल क्वेश्चंस रहे हैं। मैंने सिर्फ एक उठाया है जो कि ज्यादा मैच करता है आपके जो क्वेश्चन आए हैं उससे। देन फेडरलिज्म के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस रहे हैं, जैसे मैंने GS1 में भी बोला था। एंड इश्यूज ऑफ फेडरलिज्म, इसकी हमने बात की थी, इस पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था आपके टेस्ट नंबर 13 पे। महानदी डिस्प्यूट पे हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे थे 2 बार। बॉर्डर डिस्प्यूट अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इस पर आपके टेस्ट नंबर 14 जो आपका फुल लेंथ टेस्ट था उसमें था इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। गवर्नर के ऊपर एंड हिज रोल इन पैसेज ऑफ द बिल्स, इस पे भी लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर पे हमने क्वेश्चन डाला था। देन साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी, इस पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे दैट इंडिया साइबर सिक्योरिटी सिचुएशन इज कॉम्प्लेक्स, डिस्कस। एंड डिजिटल जो आपका डाटा प्राइवेसी है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023, उस पर भी क्वेश्चन था। So all these themes, direct questions were there in our test series or our MPQ and our mains for most probable questions book. सोशल जस्टिस के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस थे एंड इसका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। देखो, एक तो हमने सोशल वेलफेयर का डायरेक्ट डाला, बट कुछ क्वेश्चंस में जैसे एफर्मेटिव एक्शन हुआ आपका, आपको उठाने थे। जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज पे क्वेश्चन पूछा था, आपका मार्जिनलाइज ट्राइबल पीपल पे क्वेश्चन पूछा था, SC ST पे क्वेश्चन पूछा। तो वो वहां से आपको चीजें उठानी थी, बहुत सिर्फ ड्रॉप करना। तो क्वेश्चन सारे थे ये, बट मैंने यहाँ सिर्फ वो मेंशन किए हैं जो ज्यादा स्पेसिफिक थे। देन पावर पॉलिटिक्स, इस पे मैंने जब हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे सेक्शनल पेपर्स डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने बोला था कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन द रीजनल पॉलिटिक पार्टी इज इन ओडिशा, जो ओडिशा स्पेसिफिक है, कैसे इवोल्व हुआ है टेस्ट नंबर 11 में। तो दैट वाज द क्वेश्चन एंड द सेम थीम इज योर द वन, जहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर B पार्ट है, सेम थीम। एंड फॉर द फर्स्ट पार्ट द पावर पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे आपने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करनी थी, कैसे जो बाहुबली जिसको हम बोलते हैं, द पीपल विद मसल पावर, दे आर एंटरिंग द पॉलिटिक्स, तो वो सब आपने मेंशन करना था। देन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन था, जैसे आप देख सकते हो आपकी मेंस मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन वाली बुक में। Article 263, it was mentioned in the your booklet. एंड लेजिटिमाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया था, हमने डिस्कस किया था आपके GS4 के पेपर टेस्ट नंबर 15 में, दैट हाउ डज ट्रांसपेरेंसी कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। तो वो भी पार्ट था क्वेश्चन का। तो वही अब पेपर सेटर ने पूछा है कि जो ट्रस्ट फैक्टर है, जो लेजिटिमेसी है, लेजिटिमेसी का यही मतलब है कि हमारा फेथ है, ट्रस्ट है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, तो वो क्या है, उसका क्या रोल है गुड गवर्नेंस। सो दैट वाज द क्वेश्चन एंड उसका जो हमारा टेस्ट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सेकंड पार्ट था जो, वो उसी से रिलेटेड था। तो ऑलमोस्ट 11 आउट ऑफ द 17 थीम्स, तो मैं इनको थीम्स बोलूंगा, दे वर डायरेक्टली फ्रॉम आवर स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू 2022 टेस्ट सीरीज। दो इनडायरेक्ट थी, एक तो वुमेन एंड सोशल जस्टिस जो हमारा वीडियो गया था मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का, वहां पे मैंने 3 क्वेश्चन डाले थे वुमेन स्पेसिफिक, तो उसी पे लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन पे पूछा हुआ है। और दूसरा आपका इनडायरेक्ट हो गया ये लेजिटिमेसी वाला। एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस वर योर फ्रीबी वाला, जम्मू कश्मीर, सरकारिया कमीशन एंड सोशल जस्टिस एंड लॉ वाला। तो दीज क्वेश्चंस, they were not you can say mentioned in our study material or test series, but they were easily manageable. एंड सरकारिया कमीशन, मैंने जब हम डिस्कस कर रहे थे इंटरस्टेट रिलेशंस को, मैंने वहां पर एक लाइन भी लिखी हुई है, एज यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 7, कि ये पुच्छी कमीशन हुआ, सरकारिया कमीशन हुआ, और मैंने ये मेंशन भी किया था आपको कि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि ये एक अच्छे से पढ़ लेना अपने, क्योंकि ये चीज आपकी पॉलिटी की बुक में मेंशन्ड है, उसको हम दोबारा मटेरियल में मेंशन करें तो वो तो बल्कि हो जाएगा ना। तो ये मैंने तब बोला था आप वीडियो रेफर करना, तो मैंने कहा, एम्फोसाइज किया था, ARC हुआ, ये 3 नाम लिए थे मैंने, और बोला था कि इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है।
तो उस पे क्वेश्चन आए. सो I would say the only thing that was difficult in GS1 and 2 was the structuring of the questions. एक तो पैटर्न जो था, अनप्रडिक्टेबिलिटी, और जो ओवरलैप कर दिया है चीजों को पेपर सेटर ने. चाहे पेपर वन में, GS1 में उसने सारे पेपर्स मिक्स कर दिए, GS2 में उसने एक क्वेश्चंस जो सब पार्ट्स बनाए हैं उनको आपस में मिक्स कर दिए. एंड पेपर टू में ये भी देखा गया है कि कुछ सोशल जस्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस है और कुछ को काफी नेग्लेक्ट कर दिया, जो इम्पोर्टेंट थीम्स थी वो नहीं पूछी. ठीक है. नाउ अब सेम थिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट विल बी देयर इन GS3, GS4. ठीक है. ऑप्शनल पेपर्स में मुझे नहीं लगता वो OPSC इतना मतलब एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा. तो यू कैन एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस, बट द क्वेश्चंस आर डायरेक्ट. वी वर एक्सपेक्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट डाइसी क्वेश्चंस बनाएंगे, UPSC टाइप बनाएंगे, बट दैट दे हैवंट डन दिस. ठीक है. अब यू कैन एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस बट बी प्रिपेयर्ड. वो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि बॉलिंग सिंपल है बट एक्शन उसका थोड़ा सा ना मतलब कभी कुछ स्टाइल कर रहा है, कभी कुछ स्टाइल कर रहा है, बस बट दैट ओनली थिंग डिफरेंट इज दैट. ठीक है. सो एक्सपेक्ट सिंपल क्वेश्चंस but be prepared for unpredictability. So that is the only learning. And thoroughly revise our study material. I am again emphasizing on this fact. जो हमारी मेंस टेस्ट सीरीज की एक्सप्लेनेशन है प्लस योर OPSC मेंस का जो बुकलेट है उसको जस्ट गो थ्रू द MPQs जो हमने बोले हैं एंड यू कैन डू इजली वंडर्स इन द एग्जाम. एंड नाउ वी एक्सपेक्ट द सिमिलर थिंग इन योर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑल्सो. ठीक है. जो अभी आपका OPSC प्रीलिम्स 2023 रहेगा. सो वी हैव स्टार्टेड द OPSC प्रीलिम्स 2023. Now it is available at a discounted price of 5,000 rupees. And it is a very comprehensive package in the sense कि हम almost 50 टेस्ट कवर कर रहे हैं. Almost 50. And we are covering not only subjects from the national perspective but also your state specific. ठीक है. तो इसका ये मतलब है जैसे अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा पॉलिटी का सेपरेट टेस्ट है, हिस्ट्री का सेपरेट टेस्ट है, ज्योग्राफी का सेपरेट टेस्ट है. ठीक है. तो अगर आप अभी देखो स्क्रीन पर तो यहाँ पर हिस्ट्री, वी आर स्टार्टिंग विथ हिस्ट्री, तो डेडिकेटेड टेस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर. देन आपका एंशियंट मेडिवल का एक टेस्ट हुआ, मॉडर्न का हुआ, फिर एक ओडिशा हिस्ट्री का. ठीक है. देन सिमिलरली टेस्ट नंबर 5 हमने फिर फुल लेंथ जो कवरेज है मतलब पूरा सिलेबस इंक्लूसिव ऑफ इंडियन हिस्ट्री एज वेल एज ओडिशा हिस्ट्री. देन टेस्ट नंबर 6 योर PYQs. तो हम PYQs के लिए भी एक अलग टेस्ट. एंड PYQs नॉट ओनली फ्रॉम योर OPSC बट UPSC, CDS, CAPF जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं वहां से भी क्वेश्चंस उठा रहे हैं. Now, this was for history, so we are doing for different subjects, be it geography हुआ, polity हुआ. ठीक है. एंड बीच में फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन टेस्ट नंबर 13 देखो, करंट अफेयर्स डाल रहे. सो देर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज. इसके अलावा यू विल बी प्रोवाइडेड, जैसे हमारा मेंस का हमने दिया था मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का बुकलेट, ऐसे ही हम प्रीलिम्स का भी देंगे. ठीक है. ताकि स्टूडेंट को बाहर कहीं देखने की नीड ही ना हो. ठीक है. सब कुछ मतलब अपने मटेरियल से ही उसका इजीली मैनेज हो जाए. सो आफ्टर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वी हैव पॉलिटी. देन वी आर कवरिंग इकोनॉमिक्स. देन वी आर कवरिंग योर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. फाइनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो ये आपके हो गए GS के सब्जेक्ट्स. देन वी हैव डेडिकेटेड सेक्शनल टेस्ट फॉर CSAT. As you can see on the screens, there are 3 tests, dedicated tests for CSAT. Then comprehensive single dedicated test for Odisha current affairs is there, your test number 37. Then we have your full length test, जहां पर हमने 8 GS के full length test डाले हैं and 5 CSAT के. तो entire this package 50 test is available at a very discounted price of rupees 5,000 only. So अब आपने देख लिया है कि मेंस 2022 में कैसे FT प्लस के डायरेक्ट आप सोर्स कर सकते हो क्वेश्चंस को. सी वेन एवर आई से डायरेक्ट सोर्स, आई ऑलवेज एम्फोसाइज द वर्ड थीम. वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन तो पॉसिबल है नहीं. ठीक है. तो द कंटेंट वुड रिमेन द सेम. तो अगर आपने आंख बंद करके वहां पर आपने पढ़ा महानदी वाला क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में, उसका कंटेंट आपने डायरेक्ट वहां से उठा के हमारे जो अब रियल एग्जाम में आया वहां लिख दिया, ये आपने करना. तो सिमिलर थिंग यू कैन एक्सपेक्ट हियर ऑल्सो कि जैसे हमारा कोई क्वेश्चन
साइंस में से आए हैं, तो हमने 4 स्टेटमेंट डाले थे, एग्जामिनर ने 2 पूछ लिए। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिमिलर थीम, हमने क्वेश्चन डाला एक पर्टिकुलर से स्पीशीज के ऊपर, हमने 3 स्टेटमेंट बेस्ड डाला। एग्जामिनर ने उसको एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ लिया कि विच, एक पैराग्राफ पैसेज देके कि 4 नाम दे दिए कि ये कौन सी स्पीशीज है। तो इतना चेंज हो सकता है। द मेन जो theme hai, that remains almost the same. So you can expect this in your remaining mains 2022 papers as well as your prelims 2023. So now my the learning from this video is that first of all जो mains 2022 लिख रहे हैं वो काम रहना है उनको रिमेनिंग पेपर्स में, 3 4 जीएस जो आपका रह गया है एंड ऑप्शनल पेपर्स रह गए हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चरिंग ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्या पता यूपीएससी टाइप स्ट्रक्चरिंग कर दे या वापस जीएस 1 टाइप कर दे, बट द क्वेश्चंस विल रिमेन सिंपल। जितना आपने प्रिपेयर किया है उस पे आपको फेथ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड यू शुड रिमेन काम। जस्ट इंश्योर जो आपने एक टाइम मैनेजमेंट का मैंने टूल बताया था कि इतना 170 मिनट्स में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, उसको फॉलो करना है। 10 मिनट्स हमने रिवीजन के लिए रखना। And the same I would now suggest for 2023 aspirants, that now is the time, right time to join this, enroll in this test series. Okay, and to ensure a sure success, now is the right time to practice. Now is the right time to evaluate your performance and get that extra edge. So with this, I am now concluding the video. Thank you and best of luck for your examinations.